उन्होंने कुछ देर के लिए मेरा एडमिट कार्ड भी ले लिया था और ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर भी मुझे मिले नहीं थे तब तक। एंड एग्ज़ाम देने के बाद हमें बहुत चीज़ें पता चली है, पर उन्होंने ना मेरे जो सामान है उसमें से एक चीज़ निकाल दी थी। ग्लास दिखाना बिना देखे हुए, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, इट्स क्वाइट टफ फॉर द एग्जाम। सर आके बोलने लगे दे दो दे दो दे दो, साइन वो बना ही नहीं पाया। आई थिंक साइन में कुछ हुआ था फारूक सर के साथ। जब मैं सेंटर पे गया था तो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया था वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आपको पूरी टीम दिख रही है। मैं, मिनी मैम, फारूक सर, अनंजय सर, हम सब लोग हैं। और आज हम साथ में क्यों बैठे हैं? आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चारों ने ही आप सभी लोगों के लिए नाटा का एग्जाम दिया आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बेसिकली हमने एग्जाम इसीलिए दिया ताकि हम देख सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लोग, बिकॉज आपको पता ही है कि नाटा वाले अब आंसर की रिलीज़ ही नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसको क्या मिल रहा है, वेटेज क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। और स्टूडेंट्स भी कुछ सही से बता नहीं पाते हैं बिकॉज सभी लोगों का जो पेपर है वो डिफरेंट आता है। तो एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे प्रिपरेशन करवानी है। ड्राइंग पार्ट में भी हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम आती है। एंड एग्ज़ाम देने के बाद हमें बहुत चीज़ें पता चली है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। एंड हम लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज ऑन कैमरा, सो दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत ही फन वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस चलो हम इस चीज़ के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं कि जब हमने एंट्री करी एग्जाम हॉल में तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग पूछते हो कि स्टेशनरी क्या क्या लेके जानी है, ये चीज़ अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या हमें अलाउ किया गया था, क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए। तो मिनी मैम से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आप लेके गए थे और क्या क्या आपको लेके जाने दिया? स्टेशनरी में मैं जितनी चीज़ें बताती हूँ तुम लोगों को वो सब मैं लेके गई थी और ऑलमोस्ट सब मुझे अलाउ किया गया था। मेरे किट से उन्होंने एक कंपास निकाल लिया था, कंपास उन्होंने नहीं ले जाने दिया और साथ में एग्जाम बोर्ड भी नहीं ले जाने दिया। ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड था, स्टिल नहीं ले जाने दिया। वो इसलिए मैंने रखा था साथ में कि अगर बाय चांस सरफेस रफ हो या कुछ हो तो साथ में होना चाहिए एग्जाम बोर्ड। बट वहाँ की सरफेस एकदम नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने अगर नहीं भी ले जाने दिया तो सेफर साइड पे था। तो एज सच और बाकी सब कुछ ले जाने दिया। ब्रश पेन लेके गए थे, लेके जाने दिया। पेंसिल कलर सारे बॉक्स के साथ ले जाने दिया, कुछ भी उन्होंने नहीं हटाया। वो चेक कर रहे थे और बस फिर ले जाने दे रहे थे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने तो बल्कि इतना सारा स्टेशनरी पैक कर लिया था। इवन वो जो ऐसे वो आता है ना पूरा, जिसमें पेंसिल सारे ऐसे रखते हैं, पूरा जो बैग सा देते हैं, वो तो पूरा वो उठा के लेके गई थी क्योंकि मेरे में इतना वो नहीं है कि मैं अलग से लेके जाती, तो मैं पूरा ही लेके गई थी। चलो ठीक है, ले जाने दिया तो ले जाने दिया, नहीं ले जाने दिया तो वहीं रख दूंगी। तो मैं वो पूरा किट लेके गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, कैमरा में ऐड करवा दूंगी। ब्रश पेन्स, माइक्रॉन पेन्स, पूरा अपना ज्योमेट्री बॉक्स। पर उन्होंने ना मेरे जो सामान है उसमें से एक चीज़ निकाल दी थी, वो है सेट स्क्वायर। वो उन्होंने निकाल दिया था मेरा, एंड मुझे पता भी नहीं चला, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। जब मैं साइन करी थी आई थिंक तब उन्होंने वो निकाल दिया होगा, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि सेट स्क्वायर निकाल दिया। जब मैं बाद में उसको यूज़ करने के लिए देखा तो उस पर था ही नहीं, तो बस सेट स्क्वायर उन्होंने निकाला। मेरे में से तो नहीं निकाला था, मेरे किट में था सेट स्क्वायर, बट वो था ही, उसमें स्केल भी था, सेट स्क्वायर भी था। मेरा स्केल उन्होंने छोड़ दिया था बट उन्होंने सेट स्क्वायर निकाल दिया था। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, पता नहीं यार। हाँ शायद तुम्हारा देखा नहीं होगा, बट पता नहीं। तो मेन तो यही है कि वो सब कुछ ले जाने देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रॉपर देखते हैं कि आपका स्टेशनरी सही है कि नहीं है, तो आप कुछ भी ले जा सकते हो। ब्रश पेन्स, माइक्रॉन पेन्स, पेंसिल कलर्स का तो हम पूरा बॉक्स ले गए थे। 72 वाला मिनी मैम भी ले गई थी, 72 वाला मैं भी लेके गई थी। चलो इन दोनों से भी पूछ लेते हैं, आप लोगों को कैसा रहा आपका एंट्री टाइम एक्सपीरियंस, कुछ भी शेयर करना हो। जब एंट्री किया तो अगर लाइक एडमिट कार्ड के पीछे मैंने देखा था कि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा का अगर आप स्केल लेके जा रहे हो तो जनरली वो अलाउड नहीं है, ऐसा उसमें लिखा था। बट मेरा जो स्केल था वो उससे ज्यादा का था, बट लकीली उन्होंने अलाउ कर दिया था। मैं तो बेसिक स्टेशनरी लेके गया था, पेंसिल, एक इरेजर पेंसिल और पेंसिल कलर, क्योंकि मेरे को एप्टीट्यूड पर ही फोकस करना था। मेन एप्टीट्यूड का एनालिसिस, एप्टीट्यूड का अच्छे से करवाना था। ड्राइंग का मैं वैसे भी करवाता नहीं हूँ, तो मेरा तो ले जाने दिया। बस पेंसिल, इरेजर और एक पेंसिल कलर का छोटा सा बॉक्स था। तो मेनली गाइस हम लोगों ने ना ऐसे करा है कि मिनी मैम ने और मैंने, हम लोगों ने बेसिकली ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस किया
और फारूक सर ने और अनंजय सर ने पूरा एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि वो पार्ट वो दोनों ज़्यादा देखते हैं और हम दोनों ड्राइंग का ज़्यादा देखते हैं, तो उसी हिसाब से हम आपको अपना एक्सपीरियंस पूरा बताएंगे। जब मैं सेंटर पे गया था तो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने किया था वो कि मैं अपना आधार कार्ड अपने रूम पर ही भूल गया था। वो मिस्टेक नहीं, वो एक ब्लंडर था, बट लकीली जब मैं वहां गया तो डिजिटल कॉपी मेरे पास थी फोन में, तो उसकी वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं भी आधार कार्ड ले जाना भूल गई थी फॉर सम रीज़न, पता नहीं, ऑब्वियसली अब वो इतना सीरियसली शायद हम नहीं ले रहे थे एग्जाम को, इस वजह से हमने इतना प्रॉपर पैकिंग नहीं करी होगी, बट आधार कार्ड मैं भी ले जाना भूल गई थी। बट मेरे पास फ़ोन में था तो उन्होंने फ़ोन से देख लिया था तो वो हो गया था। बट गाइज आप लोग मत ले जाना भूलना प्लीज़, एक दिन पहले ही पूरा पैक कर लो। और फ़ोन में भी अगर आपके पास है तो फ़ोन भी आप लेके जा सकते हो, वहाँ पे होता है रखने के लिए, बैग्स वगैरह में सब लोग अपना जो एक्स्ट्रा सामान है फ़ोन वगैरह। बल्कि मेरे सामने एक और स्टूडेंट था, वो भी अपना आधार कार्ड नहीं लेके आया था, बट उसके पास फ़ोन में भी नहीं था आई थिंक, तो फिर भी उसको अलाउ कर दिया था। बट अगर आपके पास फ़ोन में भी नहीं है, आप भूल भी गए, तो प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉब्ली। ज्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि नहीं होते हैं सेंटर पे, तो वो सुन लेते हैं सबकी बात, कोऑपरेट भी कर लेते हैं। आई थिंक कि हमारे सेंटर में, मतलब मैंने, मिनी मैम ने और अनंजय सर ने, हम तीनों का एक सेंटर था, फारूक सर का अलग सेंटर था, तो हम तीनों के सेंटर पे तो 7 स्टूडेंट्स थे टोटल, हम तीनों को मिला के। आपके पे कितने थे? मेरे सेंटर पे मैम आई थिंक 7 एस्पिरेंट्स थे जो टोटल हम गए थे। और इसके साथ एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे एडमिट कार्ड का आपने बोला, डिजिटल कॉपी तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपकी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी थी, अगर वो कहीं गिर जाती है तो आपके पास डिजिटल कॉपी है तो आप इससे प्रिंट भी करा सकते हो, एक ऑप्शन भी आपके पास होता है। तो दोनों में से एक तो मस्ट होना ही चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट था क्योंकि 4 अप्रैल को हम गए थे, पहला ही एग्जाम था नाटा का, तो फिर भी 6-7 एस्पिरेंट्स थे। बट यूजुअली जो मिडल अटेम्प्ट्स रहते हैं ना, क्योंकि जो लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ऐसे ही दे रहे हो, पहले दिन ही आ जाते हैं देने कि हाँ चलो एग्जाम हो रहा है तो जाके दे दें। बट बाकी जो लोग प्लान करके बीच के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से दे रहे हैं, यूजुअली 1-2 बच्चे ही मिलेंगे, क्योंकि इतने मल्टीपल डेट्स हैं ना, तो इसलिए वो स्कैटर्ड रहते हैं बच्चे, तो 1-2 बच्चे ही आपको यूजुअली मिलते हैं किसी सेंटर पर। आप किसी भी अपडेट में एग्जाम देने जाओगे तो पहली डेट और लास्ट डेट उन पे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, बाकी में कम बच्चे ही आने, 1-2-3 ऐसे ही आपके बच्चे होंगे। तो हम लोग तो पहली डेट पे गए थे और 7 ही स्टूडेंट्स थे, वो भी हम तीनों को मिला के। तो आप खुद ही सोच लो कि यूजुअली जब आप जाओगे तो हो सकता है आप अकेले हो या आपके साथ कोई एक और हो। चलो गाइस, तो ये तो बात हो गई स्टेशनरी के बारे में, और आपको सीखने को मिला होगा कि आप मस्ट अपनी नाटा की ड्राइंग की प्रैक्टिस करो यूजिंग ऑल द स्टेशनरी आइटम्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल बी एबल टू कैरी। अब हम ये बात करते हैं कि जब हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हमने साइन वाइन किया, और आई थिंक साइन में कुछ हुआ था फारूक सर के साथ। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। जब उन्होंने शीट दिया तो मेरे से पहले काफी सारे एस्पिरेंट्स बैठे हुए थे, एंड वो शीट बेसिकली साइन करके अपना दे रहे थे, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें अपना अटेंडेंस के लिए साइन करना होता है। एंड जब मैंने साइन किया सर, तो ऑब्वियसली एक कॉलम था, इसमें सब साइन कर रहे थे, तो मैंने उसी को भी फॉलो किया। एंड जब वो पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया तो बाद में पता चला कि जहां इन्विजिलेटर को साइन करना था उस कॉलम में पूरी क्लास ने साइन कर दिया था। तो दैट वाज अ मिस्टेक। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने फिर दोबारा साइन करवाया एग्जाम के बीच में, फिर टाइम वेस्ट हुआ। तो इसीलिए जब आप साइन भी करो तो थोड़ा सा देख के करना, ताकि बाद में आपका टाइम ना वेस्ट हो। अब चलो, अब हमने साइन वाइन कर दिया सब कुछ, ठीक है, स्टेशनरी वेशनरी सब लेके जाने दिया। तो जब हम लोग वहाँ अंदर जाके बैठे तो मिन्नी मैम और अनंजय सर का एक साथ था, मैं थोड़ा अलग बैठी हुई थी, और फारूक सर का तो सेंटर ही अलग था। तो जब हम वहाँ बैठे ना, तो हमारे सामने एक स्क्रीन था, ठीक है। अब वो स्क्रीन में खुला हुआ था ऑलरेडी फिल करने के लिए डिटेल्स वगैरह, बट हमें उसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि पहले जो 90 मिनट्स हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के थे, जिसमें स्क्रीन का कोई काम ही नहीं था। स्क्रीन का जो काम है वो बाद में हुआ जब हम लोगों ने अपना एप्टीट्यूड का पार्ट शुरू किया। तो ड्राइंग के पार्ट के लिए उन्होंने हमें अपना 3D मॉडल किट, ग्लू और वो शीट्स दी, जिसमें कि हमें अपना ड्राइंग बनाना था। तो ऐसे पहले ड्राइंग का पार्ट होता है, फिर यू हैव द एप्टीट्यूड पार्ट। ड्राइंग के क्वेश्चंस भी उन शीट पर ही लिखे होते हैं, कंप्यूटर पे कुछ नहीं आता है, शीट्स पे ही क्वेश्चन होते हैं, उसी पे आपको अपना सॉल्व करना होता है, और फिर वही आप जब दे दोगे तो अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरे साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई, मतलब फ़नी या चीज़ हुई, मेरी गलती भी थी और सेंटर वालों की भी गलती थी। तो मैं आपको बताती हूँ, आप ये चीज़ दोबारा रिपीट मत करना। तो क्योंकि अरंजय सर और मिन्नी मैम एक साथ बैठे हुए थे, तो मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, ठीक है। अब उनको ड्राइंग की क्वेश्चन पेपर मिल चुका था, इन दोनों को मिल चुका था, मेरे को नहीं मिला था, मेरे साथ जो बैठा था उसको भी नहीं मिला था, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड लिया और वो वहाँ पे कुछ आई थिंक फिल कर रहे थे अपना, कुछ लैपटॉप में कुछ डाल रहे थे सबका इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कुछ देर के लिए मेरा एडमिट कार्ड भी ले लिया था और ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर भी मुझे मिले नहीं थे तब तक। तो ये दोनों को मिल चुका है 3D मॉडल किट, मुझे भी 3D मॉडल किट मिल चुका है, ग्लू भी मिल चुका है, पर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। तो इन दोनों ने अपना जो है वो शुरू कर दिया और मुझे भी बोला करो करो शुरू, करो करो शुरू, मुझे भी ऐसे इशारे कर रहे हैं, और मेरे पास तो भाई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं ड्राइंग का। तो
मैंने सोचा कि यार ये दोनों ने तो शुरू कर दिया, अभी आगे निकल जाएगी, मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा ही, वैसे ही 90 मिनट्स है। तो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि 3D मॉडल का क्वेश्चन भी होता है और उसको पढ़ने के बाद ही मुझे बनाना है, बिकॉज मेरे पास किट थी और ग्लू था ऑलरेडी। तो मैंने जो अपना 3D मॉडल है ना वो बना दिया, 5 मिनट में बना दिया, और 5 मिनट बाद वो मुझे आके क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं ड्राइंग का। और फिर बाद में मैंने पढ़ा कि कोनिकल टावर बनाना था 3D मॉडल में, यही क्वेश्चन था, और मैंने तो ऑलरेडी 3D मॉडल रैंडम बना दिया था बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। तो ये गलती आप मत करना। लाइक अगर आपको क्वेश्चन पेपर टाइम पे नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा उनको बोल सकते हो, तो वो आपको दे देंगे, क्योंकि वो यूजुअली टाइम लगा रहे हैं और फिर लेट दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर। पर क्वेश्चन पेपर ले वो टाइम पे ही रहते कि हो गया टाइम तो अभी दे दो, और ऐसा करके। मेरे को तो जब पेपर मिला था उन्होंने जो बॉक्स दिया था जिसमें 3D मॉडल का शेप्स होते हैं, तो वो पहले बोलते हैं ना कि काउंट करो टोटल 12 है कि नहीं है, वो बोलते हैं काउंट करो काउंट करो। तो मैंने काउंट किए, अब टाइम तो शुरू हो गया है तो मैंने काउंट करके छोड़ दिया, फिर मैं अपना करने लगी और फिर वो उड़ने लगा, ऊपर पंखा चल रहा था वो पूरा उड़ गया इधर उधर। कह रहे तुम्हारे शेप्स क्या है, तो ध्यान से रखना होता है अपने शेप्स को, ये नहीं कि भूल जाओ अपने एग्जाम में खो जाओ, तुम्हारा किट कहीं जा रहा है, फिर वो बाद में कुछ देंगे नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ संभाल के रखना होता है। फिर मैंने बोला उनको पंखा बंद करो, क्योंकि पंखे की वजह से ही सब उड़ रहा है, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था ना। फिर उसके बाद हाँ वो कहीं नहीं गया, वो वही था। मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया 3D मॉडल, मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आई थिंक 3D मॉडल लास्ट में ही करना चाहिए। वो मेरे को ही कन्फ्यूजन हो गई, मुझे पता है कि उसका क्वेश्चन होता है, पर सब लोग ऐसा, इन लोगों ने मुझे इशारे किए कि करो करो स्टार्ट करो, और मेरे पे क्वेश्चन पेपर था नहीं, तो मैं सोचा मैं स्टार्ट क्या करूँ। तो मैं सोचा कि 3D मॉडल ही स्टार्ट करने के लिए कह रहे होंगे, और इस चक्कर में मैंने इतनी डमनेस कर दी कि मैंने क्वेश्चन पढ़े बिना और कुछ और ही बना दिया। तो मेरे को तो शायद उसमें मार्क्स बहुत ही गंदे मिलने वाले हैं 3D मॉडल में, बट देखते हैं। और 3D मॉडल जब आपको मिलेगा ना तो वो एक बॉक्स में होता है, वो बॉक्स से आपको सारे जो शेप्स हैं 12 शेप्स आपको मिलेंगे, वो आपको निकालने होते हैं। तो आपके पास जो जगह होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा क्लटर्ड सा हो सकता है, आपका सेंटर टू सेंटर डिपेंड करेगा। तो उसको आप तभी निकालना जब आपको एक्चुअली में बनाना, उसको पहले से ही निकाल के मत रखो, ठीक है। निकालना भी है, गिन लो एक बार, वापस रख दो उसको। और ग्लू तो मेरा खुला ही नहीं था, पता है, तो मैं 3D मॉडल बना रही हूँ, मेरा ग्लू ही नहीं खुल रहा है। मैं भाई 2 मिनट तक तो ग्लू ही खोल रही हूँ, फिर मैंने बोला सर मेरे से ग्लू नहीं खुल रहा तो फिर सर ने दूसरा मेरे को ग्लू दिया। तो ठीक है, सब हेल्पफुल रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं। जैसे मेरा की नहीं चल रहा था तो मैंने उनको बोला कि ये नहीं प्रेस हो रहा है, तो उन्होंने सॉल्व किया। जो भी है तुम बोल सकते हो, हेल्प करते हैं, और ज्यादा बच्चे भी नहीं होते तो आराम से ही हेल्प कर देते हैं। फारूक सर का कैसा गया 3D मॉडल? मैम 3D मॉडल काफी अच्छा गया, बट आई थिंक आपके साथ भी होगा, जो 3D किट थी उसमें जो फॉर्म्स हमें मिले थे आई थिंक सेम थे, राइट? 6 और 6 टाइप था आपका। हाँ मेरे भी हर उसके 2 मिले थे। हाँ मेरे में भी हर शेप का, हर फॉर्म का मुझे डबल मिला हुआ था। हाँ, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया सबको अलग अलग मिला था, क्योंकि मैं इधर उधर पूरे एग्जाम में देख ही रही थी। शेप्स तो सबके अलग हैं, सेम शेप्स किसी को नहीं मिलते, बट एक शेप के आपको 2 मिले। हाँ, एक शेप के 2 पार्ट। यस करेक्ट। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया तो ये तो मैंने पहले से क्लियर कर लिया था कि हाँ मेरे को पहले A1 देन आंसर A2 एंड फिर मुझे मॉडल सॉल्व करना है। बट मेरे केस में मुझे ट्यूब का थोड़ा डाउट था, अंदर से ऐसा लग रहा था इसमें है या नहीं है, तो मैंने उसको ओपन करके देखा तो उसको मैंने पूरा बाहर किया तो था ही नहीं, खाली था एकदम बिल्कुल। फिर मैंने उनको बोला कि इसमें ग्लू ही नहीं है, एंड देन सी साइड कि आप एक दूसरा ले लो, एंड फिर मैंने दूसरा वाला भी ओपन किया, उसमें भी कुछ नहीं, फिर तीसरा वाला मिला तब जाके उसमें ग्लू था। ये आई थिंक मुझे पहले भी बच्चों ने बताया हुआ है कि इतना गंदा ग्लू दिया था कि या तो खुल ही नहीं रहा है या तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो गाइज मेन बात ये है कि आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 90 मिनट्स, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं, इसलिए आपको इसके लिए बस रेडी रहना है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉब्लम आ गई, आपका टाइम वहीं वेस्ट हो रहा है ये, तो अगर आपके 10 मिनट वेस्ट हो गए, 15 मिनट वेस्ट हो गए इन चीज़ों की वजह से, तो आपको 90 मिनट्स का टाइम वैसे ही आपका कम हो चुका है। तो ध्यान रखना चीज़ों का, ठीक है। जो भी आपको शेप्स मिलेंगे चेक कर लो, ग्लू है चेक कर लो, पहले ही मतलब फटाफट ये सब चीज़ें ना चेक करके रखो, ताकि बाद में टाइम ना वेस्ट हो इन चीज़ों की वजह से। हाँ, ये थोड़ा स्मार्टनेस होगा आई थिंक, कि जैसे आपको ग्लू या किट दिया गया तो आप पहले ही चेक कर लो, ताकि एग्जाम का टाइम स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चेक कर लिया, जैसे ग्लू नहीं है जैसे मैंने चेक कर लिया था, तो बाद का आपका टाइम काफी बच जाता है। राइट, चलो गाइज ये तो बात हो गई कि हम लोगों को मिल चुके हैं अब अपने ड्राइंग शीट्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन A1 है ना। तो अब बात करते हैं A1 क्वेश्चन की, जो कि था साइनेज डिज़ाइन का। हम चारों को साइनेज डिज़ाइन ही क्वेश्चन मिला था, लेकिन अलग अलग साइनेजेस का मिला था। तो मुझे मिला था ऑप्टिकल शॉप के लिए साइनेज डिज़ाइन करना था,
मुझे टी शॉप के लिए मिला था। मेरा बाइसिकल शॉप था, एक बाइसिकल शॉप थी जिसमें पंचर बेसिकली लगाने का काम था, उससे रिलेटेड था। मेरे को जूस शॉप का मिला था। 3 कलर्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स मेंशन था कि आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स और 3 कलर्स यूज करके इसको बनाना है। मेरे में ऐसा मेंशन नहीं था कि ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करने, तो मैंने तो बहुत ही मतलब पोर्ट्रेट भी बनाया उसमें और आँख भी बनाई ऐसे करके, तो मेरा थोड़ा अलग था क्वेश्चन। मेरा तो बढ़िया दिया था मेरे हिसाब से, ज्योमेट्रिकल शेप्स वाला थोड़ा इजी भी है लेकिन थोड़ा सा सोचना भी उसमें पड़ता है कि क्या बनाएं, कैसे अच्छा डिज़ाइन निकलेगा। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आपको पोर्ट्रेट आता है या आइज़ वगैरह बनाने आता है, जैसे ऑप्टिकल शॉप का मेरा आ गया था, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा साइनेज बन गया था इस वजह से। बट द मेन थिंग इज़ कि सबको अलग अलग क्वेश्चन मिला है, तो सेम क्वेश्चन नहीं है। कलर्स आपको डेफिनेटली अच्छे लेके जाने हैं। आप ब्रश पेन यूज़ कर सकते हो, मैंने ब्रश पेन यूज़ किया था, आपने? मैंने भी ब्रश पेन यूज किया था। और मुझे ना साइनेज क्वेश्चन में बोला ज्योमेट्रिकल शेप, तो मतलब मैं आसपास देख भी रही थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो सर कुछ अलग ही बना रहे थे, वो कुछ कुछ बना रहे थे, तो मैं सोच रही थी मुझे ही बोला है क्या सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप यूज करने के लिए, तो कुछ भी बना रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा, थोड़ा मुझे लगा कि अब ज्योमेट्रिकल शेप से कैसे बनाऊं एकदम से चाय शॉप, तो वैसे क्योंकि बच्चों को कराया भी हुआ है तो थोड़ा बहुत मैंने पहले करा, वहाँ पे रफ स्केच बनाया, फिर मैंने इरेज कर दिया था। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें क्रिएटिव सोल्यूशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करने हैं, बट तुम्हें क्रिएटिव भी बनाना है। जब तक क्रिएटिव नहीं बनाओगे मार्क्स कैसे मिलेंगे। और मिनी मैम ने बोला कि नंजे सर का बहुत बढ़िया बना था साइनेज, तो क्या बनाया था सर आपने ऐसा? नहीं, मेरा अच्छा तो नहीं बना था। अच्छा नहीं बना था? जूस शॉप था, ज्योमेट्रिकल शेप का था आपका भी? हाँ, तो फिर गलत बना दिया। नहीं सही बनाया था मैंने। मेरे में ज्योमेट्रिकल शेप नहीं मैंने था। फ्रूट्स बनाए थे रेक्टेंगुलर शेप के, सर्कुलर शेप के, तो लग अच्छा। रहा होगा देखने में कि वो कुछ भी बना रहा हूँ। वो मैंने पेंसिल से रैंडम बनाया था। मैंने बोला कि कुछ अच्छा बन रहा था क्योंकि जहां तक मैं देख रही थी वो बहुत नीट एंड क्लीन था, कलर भी था और बड़ा स्पेस भी यूज करा हुआ था, तो मुझे लगा कि इनका तो बहुत अच्छा बन गया, मेरा ही मैंने क्या ही बना दिया। साइनेज का जो क्वेश्चन था ना, मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, मुझे पता है मैंने तो गड़बड़ कर दी थी। 3D मॉडल मैंने पहले ही बना दिया था, 5-7 मिनट में फटाफट बना दिया था कुछ भी। फिर मैंने बनाया अपना A2 वाला क्वेश्चन, उस पर अभी हम आएंगे। साइनेज वाला मैंने लास्ट में बनाया था, लास्ट के 20 मिनट में बनाया था मैंने, और ज़्यादा टाइम उसमें देना भी नहीं होता है, मतलब वो काफ़ी सिंपल ही रहता है। तो आप कुछ भी बना रहे हो उसके लिए आपको 20 मिनट्स ही रखने हैं, और बाकी आप अपना A2 क्वेश्चन के लिए दे सकते हो, बिकॉज वो आपका ज़्यादातर थोड़ा मुश्किल आएगा, अभी हम उस पर आएंगे। और साइनेज के लिए मैंने यूज़ किया था माइक्रॉन पेन्स, ब्रश पेन्स और थोड़े से पेंसिल कलर्स, और ऑब्वियसली पेंसिल से तो पहले बनाया ही था, बट उसके बाद मैंने उसको रेंडर किया। तो आई थिंक ये स्टेशनरी आइटम्स ऐसे हैं जो आपको फटाफट भी हेल्प करेंगे साइनेज बनाने के लिए, एंड आपका साइनेज बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि ब्रश पेन्स आपको थोड़ा टाइम सेव कर देते हैं आपका। आपने क्या यूज़ किया था? मैंने ब्रश पेन और पेंसिल कलर यूज किया था, और साइनेज के लिए मेरे पास ना कम टाइम बचा था क्योंकि वहां पे ना मैंने नोटिस नहीं किया कि स्क्रीन पे नीचे टाइमर चल रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मेरे पास वॉच भी नहीं थी। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कहीं घड़ी भी नहीं लगी, मैं कहाँ से देखूं, तो मैं बस आसपास के लोगों को देख, सर को ही देख के फॉलो कर रही थी कि अब इनका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया तो कुछ तो टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में इतना मुझे पता था कि हाँ ज्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए बहुत मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेफाइट पेंसिल यूज करी, सिंपल पहले मैकेनिकल से बनाया था और मैकेनिकल से ही मैं रेंडर कर रही थी। बस मैंने लास्ट में 2B पेंसिल थोड़ा यूज किया था ताकि फटाफट फिनिश हो जाए। तो सबसे ज्यादा टाइम मैंने उसी क्वेश्चन को दिया क्योंकि उसमें बहुत रेंडरिंग करनी थी, अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि मेटल दिखाना है, ग्लास दिखाना है, वुड दिखाना है, तो वो थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटिव टाइप से भी करके तभी प्रेजेंट कर पाओगे। तो पहले मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्योंकि उसमें मुझे टाइम देना था, उसके बाद फिर साइनेज वाला किया था। गाइज, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, तो दिस इज द नंबर 1 थिंग दैट आई हैव लर्नड जब मैंने एग्जाम दिया, कि आपको टाइम में चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बन ही नहीं पाएगा ड्राइंग टाइम में। ठीक है, आप सबसे पहले तो घड़ी पहन के जाओ, क्योंकि जैसे मैंने आपने देखा ही नहीं स्क्रीन पे टाइम चल रहा है, वैसे तो चल रहा था, दिख रहा था टाइम जहाँ पे स्क्रीन हमारे सामने थी, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में स्क्रीन बंद हो सकता है कि उन्होंने स्क्रीन ऑन करके ना दिया हो, क्योंकि इट इज़ सेंटर टू सेंटर डिपेंडेंट ऑल्सो, राइट। तो आप अपनी घड़ी पहन के जाओ, सिंपल से एक वॉच पहन के जाओ, आपको टाइम का तो आइडिया रहेगा कि हाँ मेरे को 90 मिनट्स हैं, तो मेरे को इतने मिनट में पर्सपेक्टिव वाला करना है, 3D कॉम्पोजिशन करना है, इतने मिनट में साइनेज करना है, और लास्ट में 3D मॉडल 10 मिनट्स देना है, बस 10 मिनट्स ज़्यादा तो उसमें लगने ही नहीं वाले हैं, राइट। आप क्या बोलते हो? 3D मॉडलिंग के लिए 10 मिनट्स इनफ रहते हैं। अगर आप करके गए हो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस, आपको नॉलेज है सारा, आपने प्रैक्टिस करा है। जैसे क्लास में हम ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये कोनिकल वाला भी जो आया था, कोनिकल टावर, ये हर साल मैंने कराया बच्चों को। जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप पहले थोड़ा बहुत करके गए हो तो फटाफट बन जाता है। बहुत ना वैरायटी ऑप्शंस, जैसे साइनेज है, लोगो है,
3D कॉम्पोजिशन में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देते हैं वो लोग। 3D मॉडलिंग में 20-30 क्वेश्चन ही है, उसको इधर उधर करके वही बार बार देते रहते हैं। उसमें इतने क्वेश्चंस पॉसिबल ही नहीं है बनाने, उसमें नहीं दे सकते ना कि आप बिल्डिंग बना दो, कार बना दो, तो उसमें फिक्स ही चीज़ें रहती हैं। तो सारा करके जाते हो तो 5-10 मिनट में आराम से अच्छा बढ़िया सा मॉडल बन जाता है। एंड इवन हम लोग SSAC में 3D मॉडलिंग किट प्रोवाइड करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज बाय करते हैं, तो हम पहले से ही उनको इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं कि उनको ऑलमोस्ट याद ही रहता है कि क्या चीज़ उनको बनानी है, एक आइडिया ऑलरेडी लग चुका होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई थिंक कि अगर आपके पास 3D मॉडल किट नहीं है तो आप खुद से तो वो शेप्स कट कर भी नहीं पाओगे। मतलब मैंने देखा है कुछ बच्चे ट्राई करते हैं फोम के शेप्स कट करके प्रैक्टिस करने का, बट वो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, हम भी फैक्ट्री से बनवाते हैं जो फोम के मटेरियल्स बनाते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मैनुअली कट करना, तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी, आप कट कर नहीं पाओगे शेप्स ऐसे घर पे। तो 3D मॉडल किट आई थिंक इज़ द ओनली ऑप्शन, अदरवाइज तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, फिर आप एग्जाम में जाके पहली बार करने वाले हो वो। और मैंने भी पहली बार ही किया था एग्जाम में, और मुझे पता था कि ऐसे कर सकते हैं, बट उस किट के साथ पहली बार इम्प्लीमेंट किया था। तो पहले प्रैक्टिस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मेरे पास टाइम भी कम था, क्योंकि मैंने लास्ट में देखा था कि स्क्रीन पे टाइम चल रहा है, तो पता चल गया कि हाँ अब तो बहुत कम टाइम बचा है। तो क्योंकि कोनिकल बनाना था तो आइडिया था कि ऐसे बनेगा, बट क्योंकि आप उसे फर्स्ट टाइम यूज करें तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले से ट्राई करोगे तो आइडिया रहेगा कि ऐसे करना है, तो हो जाता है इजीली। मुझे लगा कि अगर मैं पहले करके जाती तो अच्छा रहता मेरे लिए। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा A2 क्वेश्चन था। दैट वाज द 3D कॉम्पोजिशन क्वेश्चन, जिसमें कि आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का यूज करके फिर 3D कॉम्पोजिशन अपना बनाते हो। और मेरे को जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि 3 ग्लास के क्यूबॉइड्स, 2 मेटल सिलेंडर्स और 3 वुडन स्फीयर्स से एक 3D कॉम्पोजिशन बनाना था। आप लोग भी बता दो आपका क्या क्वेश्चन आया था। मुझे क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर ही आया था। 2 क्यूबॉइड ग्लास, 2 सिलेंडर मेटल और 2 वुडन स्फीयर बनाने के लिए आया था। मतलब नंबर बस इधर उधर है, बाकी सेम है। आपका क्या था? क्वेश्चन मैम ऑलमोस्ट ये सेम था। मेरा भी सेम था, वही बस नंबर्स अलग था कि हाँ कितने सिलेंडर है, कितने स्फेयर हैं, बट वही था, वुडन, मेटेलिक और ग्लास, इसी के सिलेंडर, स्फेयर और क्यूब ही था। अब गाइज मुझे लगता है कि जो आपका मेन रैंक डिसाइड करेगा या परसेंटाइल डिसाइड करेगा, दैट इज़ दिस क्वेश्चन ओनली। क्योंकि साइनेज आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लो, 3D मॉडल आप थोड़ा बहुत क्लासेस कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट जो आपको टाइम लगेगा सीखने में, दैट इज़ दिस क्वेश्चन, बिकॉज ग्लास का क्यूबॉइड बनाना इज़ नो जोक, एंड दैट टू इतने कम टाइम में। बिकॉज आप खुद सोचो कि 20 मिनट्स आप रख रहे हो साइनेज के लिए, 10 मिनट्स आप रख रहे हो 3D मॉडल के लिए, तो यू हैव 30 मिनट्स ऑलरेडी गॉन। अब जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो आपके पास बचा हुआ है अपना 3D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए। और उसमें जो मटेरियल्स हैं जो दिखाने हैं, जैसे वुडन स्फीयर्स दिखाना, मेटल दिखाना, उसमें आपको शेडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वो मटेरियल शो कर पाओगे। और बेसिक, मतलब मेरे साइड में एक बच्चा था, ठीक है, अब मैं उससे कुछ बता तो सकती नहीं थी, बट मैं देख रही थी कि वो क्या बना रहा है। तो फर्स्टली उसने अपना पूरा टाइम, आई थिंक उसने अपना पूरा मेरे ख्याल से उसने छोड़ा ही नहीं साइनेज के लिए टाइम, वो पूरे टाइम वही बनाता रह गया। और उसको पर्सपेक्टिव आती नहीं थी, तो वो नॉर्मली बना रहा था, तो वो ठीक से बना नहीं, बेसिक करेक्ट नहीं था क्यूबॉइड का। शेडिंग उसने ट्राई करी पर वो दिखा नहीं पाया मटेरियल्स को, मतलब उसने सिंपल शेडिंग कर पाया बस वो, क्योंकि मटेरियल दिखाना शेडिंग करके इज़ क्वाइट टफ। अगर आपने ज़्यादा ड्राइंग प्रैक्टिस नहीं की है तो मटेरियल आप वैसे भी नहीं दिखा पाओगे, और करीब है तब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्लास दिखाना बिना देखे हुए, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, इट्स क्वाइट टफ फॉर द एग्ज़ाम। तो उसने तो करा ही नहीं, और इतना टाइम उसका चला गया साइनेज के लिए, उस पर टाइम ही नहीं बचा। सर आके बोलने लगे दे दो दे दो दे दो, साइनेज वो बना ही नहीं पाया। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं सीख रहे हो ना A2, आपकी परसेंटाइल नहीं बनेगी। A2 क्वेश्चन इज़ द गेम चेंजर। What do you guys think? सी ड्राइंग के जैसे मैंने ड्राइंग का कुछ प्रिपेयर नहीं करना, मैं ड्राइंग की क्लासेस लेता है, ऑनेस्टली नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट हाँ ठीक है बन जाता है। तो साइनेज वाला मैंने कर लिया, नहीं भी मैंने पढ़ाया कभी, नहीं भी मेरा इंटरेस्ट है ड्राइंग में, फिर भी साइनेज मैंने बना दी। 3D मॉडलिंग तो चलो मैं पढ़ाता ही हूँ, आर्किटेक्चरल रिलेटेड है वो तो ऑफकोर्स बनना ही था। बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत गंदा, मैं खुद बना, मैंने इतना गंदा बनाया वो कि मे बी उसमें वो जैसे 25 मार्क्स का तो मैं 5 ही नंबर थे, मैंने दिए 30-40 मिनट, बट उसको बनाना ईजी है ही नहीं। उसमें पहले तो 3D में उनको पर्सपेक्टिव में अरेंज करना, फिर उसको पूरा उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपके पास ये लाइट सोर्स है, आपको यहाँ से लाइट सोर्स से शैडो लेनी है, सारी शैडोज भी दिखानी है। तो केवल आपको बनाना नहीं है, शेड भी करना और शैडो भी दिखानी है सारी। तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। तो वो क्वेश्चन के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जैसे मेरे जैसे अगर आप हो कि ड्राइंग बेसिक आती है, मैंने तो पूरा कॉलेज करा है, कॉलेज में भी ड्राइंग बनाई है, बट वो कॉलेज में भी नहीं सिखाते ये सब शेडिंग और ये मेटल्स, मेटल वुड ये सब दिखाना। तो आपको प्रॉपर अपनी ड्राइंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी उस वाले क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं, केवल ये नहीं, डोसा बनाने, इडली बनाने, आपका मेटल का प्लेट, कभी कुछ वुडन वास,
बहुत अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, बहुत रैंडम चीज़ें आती हैं, तो आपको इसमें डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड गाइज मैंने तो काफ़ी ड्राइंग करा है, इतना सिखाया भी है, ऑलमोस्ट मुझे वर्ड मेटल या सबकी शेडिंग मुझे आती थी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने सोचा था कि मैं इसमें ना रियलिस्टिक शेडिंग करूँगी, पर पता है जब मैंने स्टार्ट करना मुझे तभी पता लग गया कि ये ना हो ही नहीं पाएगा इन द गिवन टाइम लिमिट। अगर मैंने रियलिस्टिक शेडिंग करी और मैंने अपने वो पेंसिल कलर्स अगर निकाले जो ग्रेफाइट पेंसिल मैं लेके गई थी, पेंसिल कलर्स नहीं सॉरी, जो नॉर्मल पेंसिल्स शेडिंग पेंसिल्स में लेके गई थी, अगर मैंने वो निकाल लिए होते ना मेरा वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता टाइम में। तो मैंने हैचिंग के थ्रू, मैकेनिकल पेंसिल से मैंने हैचिंग करके ही बहुत रियलिस्टिक नहीं बट एक सेमी रियलिस्टिक इलस्ट्रेटिव सा मैंने इलस्ट्रेशन बनाया, जो कि मेरे टाइम से भी हो पाया और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब मेरे को तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको सीखना पड़ेगा कि टाइम में कैसे करना है। अलग अलग टाइप की रेंडरिंग होती है, ऐसा नहीं कि बस रियलिस्टिक ही होती है, घर पे बैठ के रियलिस्टिक शेडिंग कर रहे हो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कम टाइम में किस टाइप की शेडिंग करी जाती है। ऐसे ही हम लोगों ने जेई में भी सिखाया स्टूडेंट्स को कि अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको रियलिस्टिक नहीं करना, ये नहीं कि आप ब्लेंडिंग स्टम जाके पूरा रियलिज्म दिखा रहे हो, दिखा ही नहीं पाओगे। रियलिज्म टेक्स टाइम, आपको इलस्ट्रेटिव क्विक शेडिंग टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू क्रैक द A2 क्वेश्चन। एंड अगर आपको ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव में क्यूबॉइड्स या पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट्स बनाना नहीं आता तो आगे बढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। सो यू हैव टू, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ट्रेनिंग फॉर दिस। मतलब खुद से घर बैठे तुम ट्राई कर सकते हो, फिर तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, फिर तुम 1 साल ड्रॉप लोगे और फिर आओगे SSAC में, पर उसका फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अभी जो टाइम है, मेरे ख्याल से अगर अभी कोई ज्वाइन करता है तो उसका हो सकता है एग्जाम क्रैक। व्हाट डू यू थिंक? 2 मंथ से अगर आपके बोर्ड्स हो चुके हैं और आप पूरा डेली 7 से 8 घंटा पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी हम एप्टीट्यूड पे आए नहीं हैं, अभी केवल ड्राइंग की बात हो रही है, एप्टीट्यूड में भी मेहनत लगेगी। तो अगर आप डेली 7-8 घंटा पढ़ सकते हो तो 2 महीने में हाँ एक गुड शॉट है। ऑफ कोर्स 1 साल से जो प्रिपेयर करा है उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाओगे, बट स्टिल हाँ अगर आप मेहनती हो तो यू कैन डू इट। बट स्टिल इफ़ यू हैव पोटेंशियल, अगर आप 2 महीने करते हो तो अगर आपका हो जाता है तो ये अच्छा ही है ना। फालतू में क्यों आपको ड्रॉप लेना है, फालतू में आपको क्यों अपना 1 साल बर्बाद करना है ना। इससे अच्छा कि ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि खुद से आप बहुत जगह गलत जा सकते हो, बहुत जगह। इवन हम टीचर्स हैं, हमने ड्राइंग दिया, हमें लगा कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिली देते हुए, है ना। ड्राइंग पार्ट जब हम कर रहे थे एक्चुअली में एग्जाम में, तो हमें लगा कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पे जब हम भी थोड़ा ट्रिक हो रहे हैं कि यार क्या सही स्ट्रैटेजी है, तो आप अगर कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो आपके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है अपना बेस्ट मार्क्स स्कोर करना। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा मार्क्स स्कोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट अगर आपका पोटेंशियल था 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल का, तो वो आपके नहीं आएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, ड्राइंग की बहुत ज़्यादा बात हो गई। आई थिंक आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट, स्टेशनरी और सब चीज़ें सीख लिया है, समझ लिया है। हम सब ने अपना अपना ड्राइंग का बोल दिया है, बट हमने फारूक सर से तो पूछा ही नहीं कि उनका ड्राइंग कैसा गया। तो फारूक सर आप बताओ आपका कैसा गया ड्राइंग? मैम जैसे मैंने जब ये 3D कंपोजिशन वाला क्वेश्चन देखा तो देखने में तो इजी था, लाइक राइट, बट उसको वैसे डिपिक्ट कर पाना, प्रेजेंट कर पाना है, क्योंकि उसमें जो टेक्सचर वाली बात थी राइट, कि आपको वुडन टेक्सचर दिखाना है, ग्लास मटेरियल आपको दिखाना है, वो एक चैलेंजिंग मुझे टास्क लगा। क्योंकि क्यूबॉइड ये शेप सब इट वाज वेरी इजी, कोई भी बना सकता है, बट वो टेक्सचर वो दिखाना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आसपास देखा, विसिनिटी में काफी सारे स्टूडेंट्स 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला टेक्निक यूज कर रहे थे, कुछ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से उनको बना रहे थे। तो आई थिंक प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स लाइंस ड्रॉ कर रहे थे कि यहाँ से सनराइज आ रही है, एंड देन काफी टाइम वो ले रहे थे। तो अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में हम रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उससे उनको टाइम बहुत बचता है। स्पीड होगी तभी क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। अगर क्वेश्चन हाफ भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है, आपका इंप्रेशन और खराब चला जाता है। तो थिंक प्रैक्टिस उस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इवन मेरे को शैडोज बनाने में बहुत ट्रिक हुआ था, क्योंकि ग्लास मटेरियल का शैडो दिखाना इज़ अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको सही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कहीं भी एक भी पॉइंट पे आप गलत नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पर्सपेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, या मुझे 2 पॉइंट नहीं आता, या मुझे शैडो फॉर्मेशन नहीं आता, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके सीखना नहीं होगा। आपको वहाँ पे जाके जो भी आपने सीखा है उसको बस आपको करना है अप्लाई। बहुत टफ शैडो नहीं, मतलब उन्होंने कोई लाइट सोर्स नहीं दिया था और ना ही डायरेक्शन बताई थी, बस वो मटेरियल के हिसाब से थोड़ा मुश्किल था कि ग्लास, क्योंकि बहुत रिफ्लेक्शन होती है ग्लास में और आप रियलिस्टिक शेडिंग भी नहीं कर पा रहे, इतना तो टाइम ही नहीं है। तो मेन थिंग है कि
जिस टाइम पे भी सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि तुम टाइम में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। अगर तुम्हारी स्पीच बहुत ही अच्छी है तब तो कर लोगे, लेकिन सबकी नहीं होती ना, नॉर्मल एवरेज बच्चों की नहीं होती है। जब मेरी नहीं हो पा रही भाई, तो तुम बताओ, तुम में से तो रेयरली कोई होगा, क्योंकि मैं तो इतना ड्राइंग कर चुकी हूँ, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है ड्राइंग की, मुझे बिल्कुल ऐसा रट्टा पड़ता है कि मुझे ऐसे शेडिंग करनी है, ऐसे करना है, तब भी मैंने एज पे कंप्लीट करा है। ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पहले ही कर लिया था कंप्लीट, मैंने भी एज पे करा है, और मेरे को बस चलता तो मैं और भी उसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ। करने को तो ऐसा लगता है आप खो जाते हो, पर एक ही क्वेश्चन में खो नहीं जाना है तुम्हें कि वही करते चले जा रहे हो। शुरुआत में ही मुझे लग गया था कि नहीं, इसको मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी, तो बस पहले बनाया फटाफट, फिर उसके बाद उसको पहले बेसिक शेड किया, एंड लास्ट में क्योंकि बहुत कम टाइम था और एक इंस्टेंट हाईलाइट देनी थी, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत माइक्रोन पेन भी यूज किया था, थोड़ा बहुत ग्लास दिखाने के लिए और मेटल का डार्क पार्ट दिखाने के लिए। तो इंस्टेंट क्योंकि मेरे पास टूबी के अलावा पेंसिल मैं नहीं ले गई थी, ग्रेफाइट पेंसिल मेरे पास सिर्फ वही था, तो इसलिए मैंने माइक्रोन चूज किया और ब्लेंड हो गया था, तो दिख रहा था मेटल और सब कुछ दिख रहा था। इवन पता है, मैंने थोड़ा सा ना बचा के रखा हुआ था कि साइनेज अगर मेरा हो गया तो मैं वापस इस पे आऊंगी, और जो मैंने भी सोचा था, पर वो टाइम बचा ही नहीं। लास्ट में मेरे पे ना टाइम थोड़ा बच गया था, साइनेज मैंने जल्दी फटाफट हो गया था, तो उसके बाद मैंने बैकग्राउंड में साइनेज के बाद कलर के मैं बैकग्राउंड बचा के रखा था कि बैकग्राउंड करूंगी अगर टाइम होगा तो ऐसे आपको बचा के रखना है। ये नहीं कि उसमें खो गए भाई, जब तक ये कंप्लीट हो तब तक तो साइनेज शुरू ही नहीं करेंगे भाई, उसमें तुम्हें साइनेज के नंबर नहीं मिल जाएंगे, है ना। अगर तुमने वो कितना भी अच्छा बना दिया, वो जितने मार्क्स का है 25 मार्क्स का उतने ही मिलेंगे, तो साइनेज भी है 25 मार्क्स का, उसके लिए तुम्हें 20 मिनट बचाने ही पड़ेंगे, राइट। एंड गाइस, ये आप पे भी डिपेंड करेगा, आपको अगर लग रहा है कि आपको साइनेज बनाने में टाइम, मुझे पता था कि मेरा 20 मिनट में साइनेज बन जाएगा, मेरा फास्ट है स्केचिंग, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको साइनेज में टाइम लगने वाला है, तो अगेन आपको वो 30 मिनट्स लेके चलना है, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, जैसे कि जेई में होता है वैसे सेम नाटा में भी है, कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पार्ट पे कितना अपना टाइम देना चाहते हो। मैंने जब किया था इसको तो मैंने आई थिंक 35 से 37 मिनट्स के अप्रोक्स को टाइम दिया था साइनेज को हो ही नहीं पा रहा था, लाइक कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बट आई थिंक बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अपने हिसाब से करना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि किसी दूसरे ने बोल दिया वो इतनी जल्दी कर रहा तो मैं भी इतनी, क्या पता तुम नहीं कर पाओ साइनेज जल्दी, राइट, या तुम साइनेज में ज़्यादा अच्छे हो, मे बी तुम्हारे साइनेजेस बहुत सुंदर बनते हैं, दूसरा वाला तुम इतना अच्छा नहीं कर पाए हो। सो अगेन वो हम जब तुम्हें गाइड करेंगे, अगर तुम कोर्स में आते हो तो देन वी विल टेल यू कि आपको कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्टीट्यूड पार्ट। तो रंजय सर से स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड में आप बताओ आपको क्या मिला था, मतलब ओवरऑल पहले आइडिया दो, फिर डिटेल में जाएंगे। एप्टीट्यूड में देखो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, ज्योमेट्री, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, लोगो मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, कौन सा लोगो है, जैसे मुझे लोगो आया था, लेंसकार्ट का लोगो आया था, तो हर टॉपिक से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड मेन गेम चेंजर जो आपको पता होगा प्रोबेबली, नाटा इज अ अडैप्टिव टेस्ट नाउ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन सही करते हो। अगर सपोज मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मिला, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन आया वो एक्चुअली में गलत था, मतलब गलत क्या था, टफ तो था, बट उसमें ना एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें था कि डायग्राम के हिसाब से आंसर करना है, बट उसमें डायग्राम ही नहीं था कोई। मैंने एग्जामिनर को बुलाया, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि 108 सेकंड्स पर क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन जो मेरा आया मैंने उसको करा, सेकंड क्वेश्चन में 108 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। देखो क्या होता है ना, आपने एक क्वेश्चन करा, फिर एक टाइमर आता है 3, 2, 1 के बाद आपका फिर दूसरा क्वेश्चन का 108 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो क्वेश्चन भी आपको दिखने लगता है। तो मैंने बोला एग्जामिनर को 5-10 सेकंड पहले मैंने देखा क्वेश्चन को, मैंने देखा इसमें डायग्राम तो है नहीं, मैंने बोला इसमें है नहीं, क्या करूं? तो उसने बोला हाँ डायग्राम तो होना चाहिए, बट वो कर तो कुछ नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे ही 2 सेकंड में हट जाने वाला है और थोड़ी सी देर में। तो उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ, मुझे पता था होने कुछ वाला नहीं, वो क्वेश्चन हट गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा छूट गया क्योंकि उसमें डायग्राम ही नहीं था। अब जो थर्ड क्वेश्चन आया वो ईजी आया। फिर तो क्या रहता है, अगर मैंने सेकंड भी सही करा होता ना, थर्ड और टफ होता, बट क्योंकि सेकंड गलत हो गया, थर्ड फिर इजी आ गया। फिर मेरे 1-2 क्वेश्चन शायद सही हुए, फिर वापस ना जैसे आप सही करते जाते हो इतना टफ क्वेश्चन आ जाता है कि वो 108 सेकंड में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप बहुत क्वेश्चन सही कर रहे हो तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ कि सही करते करते, और लेकिन देखो क्या है ना, टॉपिक्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर आपका ये 2-3 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए तो वो टॉपिक के अगला टॉपिक जब आएगा तो अगला टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा फिर से ईजी से स्टार्ट हो। तो आपको ट्राई करना है कि बस सिंपल सी बात है, तो हर एग्जाम की तरह नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो टाइम खत्म होने से पहले तुक्का तो एटलीस्ट मार ही दो, क्योंकि अगर आप वैसे भी छोड़ोगे तो पक्का ही गलत हो रहा है, और अगर कुछ भी तुक्का मारे हो तो भी ज़्यादा गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो 108 सेकंड होने से पहले आप सबमिट तो कर ही दो, चाहे आपको आता है या नहीं आता। एंड सिंपल सा टारगेट ये, जितने क्वेश्चन आप सही करोगे उतना आप डिफिकल्टी लेवल हाई पे जाओगे, और जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सही होंगे उसी से आपके मार्क्स बनेंगे। ईजी वाले क्वेश्चन के बहुत कम मार्क्स हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और पेपर इतना ईजी नहीं रहता, मेन रीजन
कि आपका इतना ईजी नहीं है, इज द टाइम थिंग। क्योंकि टाइम का जो प्रेशर रहता है ना, आप क्वेश्चन समझो ना, कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, आपको दिमाग लगाना है, पेपर पे लिख के कैलकुलेट करना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। तो देखते हो ना आपकी यार 30 सेकंड रह गए, 20 सेकंड रह गए, तो प्रेशर की वजह से भी ना वो आप जो सही कर भी रहे होते तो कुछ माइनर एरर हो जाता है, या आप ना हड़बड़ी में कुछ गलत कर देते हो, या कंफ्यूज हो जाते हो, या वो प्रेशर तो यार तो हो ही नहीं पाएगा, टाइम कम रह गया। तो आपको ये टाइम वाला चैलेंज बहुत ज़्यादा क्रूशली प्रिपेयर करके जाना है पहले से, कि आप टाइम लिमिट में क्वेश्चंस कर पाओ। टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो 108 सेकंड्स का टाइमर है, अगर वो ना हो तो आपके मार्क्स जो आएंगे, और जो इस टाइमर के साथ मार्क्स आ रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट आने वाले हैं। इवन प्रिपरेशन हम करवाते हैं, मैं वीडियोस इतनी सारी बना चुकी हूँ, बट मेरे को एक्चुअली में तब पता चला ना ये टाइमर वाली चीज़, जब मैंने एग्ज़ाम दिया। मतलब ठीक है, हम सबको पता है 108 सेकंड का टाइम है, बट वो हमें इतना नहीं डिफिकल्ट लगता, हम इतना नहीं सोचते उसके बारे में। बट एक्चुअली में नंबर 1 चीज़ वही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता भी है ना, कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है, आप यूजुअली क्या करोगे, आपके पास अगर टाइमर नहीं है तो आप उस पर थोड़ा टाइम दोगे, आप उस पर सोचोगे, आपको पता है कि यार ठीक है आंसर निकल ही जाएगा। पर जब टाइमर चल रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में ही आपको ऐसा लगने लगता है ना, यार ये तो होगा ही नहीं, क्या फ़ायदा ऐसा करके, मेरे तो हो ही नहीं रहा है, तो टाइमर ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो मेन चीज़ ये हो जाती है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, आपके माइंड में ये चलने लगता है कि टाइमर खत्म हो रहा है, टाइमर खत्म हो रहा है, इस चक्कर में आप फोकस ही नहीं कर पाते हो उसके आंसर पे। तो जब तक आपको 100% पता ना हो ना कि ये इस टेक्निक से क्वेश्चन होने वाला है, तब तक आप उसको टाइम लिमिट में मोस्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो आपका गलत हो जाएगा, चाहे वो ईजी क्वेश्चन भी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आए थे जो बहुत ईजी थे, बट क्योंकि मैं एप्टीट्यूड का रीजनिंग और ये सब पार्ट नहीं लेती हूँ, तो मेरा आउट ऑफ प्रैक्टिस था। क्वेश्चन मुझे दिख रहा है इतना मुश्किल नहीं है, कर सकती हूँ मैं उसको, वो मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइम प्रेशर की वजह से। तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, एंड 100% सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो ईजी क्वेश्चंस भी आप तुक्का मार के टाइम दे के नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैम कि इसमें एक स्टूडेंट स्मार्टनेस ये कर सकता है कि जो लास्ट के 8 सेकंड्स हैं तो वो रखे कि उसको क्लिक करने के लिए, राइट? क्योंकि मैंने खुद 1-2 क्वेश्चंस, आई थिंक मैं कहूँगा 3 to 4 क्वेश्चंस मेरे मिस हो गए, क्योंकि मैं लास्ट के सेकंड्स तक वेट कर रहा था कि 4-5 सेकंड्स पे आएगा, देन आई विल टिक। तो जब तक मैंने टिक किया तब तक वो आउट हो गया था। तो मेरे साथ भी हुआ ये। 8 सेकंड्स हम इसलिए रखें कि हमें इसको टिक करना है, एंड देन 100 सेकंड्स हम मान के चले कि हमारे पास जो सॉल्व करने का एक्चुअल टाइम है दैट इज 100 सेकंड्स। 1-2 क्वेश्चन से मैंने आंसर निकाला और ऑलमोस्ट मतलब करने वाली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 3-2 वाला लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, मैं टिक ही नहीं करा पहले। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हाँ एकदम दिख रहा है तो एक ही बार में टिक करना है, बट जो कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन करने में 1-2 बार में खो गए, वो चला गया क्वेश्चन। तो वो चीज आई थिंक बाद में सॉल्व हो भी क्या होगा नहीं पता। तो गाइस अब हम थोड़ी सी बात टॉपिक्स पे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज अनंजय सर ने बोला है कि वो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें कि वो बहुत ही डिटेल में आपको टॉपिक्स, वेटेज और ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो उस वीडियो का आप लोग वेट करो, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं एंड उसका एनालिसिस किया है कि कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि हम चारों के ना सबके क्वेश्चन अलग थे, हम चारों में किसी के क्वेश्चन सेम आए ही नहीं थे। द थिंग इज़ दैट, और सबका वेटेज भी अलग था, किसी में आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था, किसी में आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड कम था, किसी में रीजनिंग ज़्यादा था, किसी में मैथ ज़्यादा था, किसी में कुछ ज़्यादा था। तो वेटेज का थोड़ा थोड़ा है, बट एक कंक्लूजन पे फिर भी हम एनालाइज करके आ पाए हैं कि हाँ ऑन एन एवरेज आपको अपने पेपर में ये सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे एंड ऑन एन एवरेज इतना इतना वेटेज देखने को मिलेगा। तो उसके लिए वी विल मेक अ प्रॉपर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो। बट अगर बेसिक बात करूँ तो सर आप एक बार बता दो इनको कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अगर हम ब्रीफ में देखें तो आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड के आपके मान के चलो क्वेश्चंस हैं, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, 2D 3D विजुअलाइजेशन के नेग्लिजिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कम आ रहे हैं। रीजनिंग है, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपको जो बेसिकली होता है उसके क्वेश्चंस हैं, और थोड़े आपके क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हैं, ठीक है। बाकी हाँ ये सब क्या होता है डिटेल में, उसके लिए मुझे प्रॉपर एक लंबा काफ़ी अच्छा खासा, देखो हमने सारे क्वेश्चंस अपने एडमिट कार्ड पे हम पीछे नोट डाउन करके आए, आपको ना रफ शीट लेके वापस नहीं जाने देते हैं, तो क्वेश्चंस नोट डाउन करने पड़ते हैं एडमिट कार्ड पे। तो एडमिट कार्ड के पीछे हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ना सारे नोट डाउन करे, डायग्राम्स के साथ सब कुछ जितना हो सकता था, तो पूरा एनालिसिस हमने कराया। देखो लास्ट ईयर जैसे ही पैटर्न है वैसे आपको बता दूं, पेपर पैटर्न इज सिमिलर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपका पैटर्न चेंज हुआ था, दैट हैज़ बीन फॉलोड दिस ईयर एज वेल, बट स्टिल कैसे आपको पढ़ना है,
क्या क्या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। इस पे मेक अ डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी हम बनाएंगे, वीडियो डालेंगे, उससे आपको सिलेबस के बारे में कैसे क्या पढ़ना है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बेसिक एग्जाम में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या आता है, और ड्राइंग का स्पेशली एप्टीट्यूड का भी बेसिक हमने आपको आज अपना एक सबका एक्सपीरियंस बताया। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिले और आप सही से प्रिपरेशन कर पाओ। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैं सम अप करूँ तो आई थिंक आपको टाइम मैनेजमेंट का समझ में आया होगा, स्टेशनरी समझ में आया होगा, ड्राइंग में कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है ये समझ में आया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। देखो अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की ना, तो एप्टीट्यूड में हमें ऑलरेडी पता है कि टॉपिक्स ये आते हैं और ऐसे ऐसे पढ़ाना है और हम वैसे वैसे ही फोकस करेंगे। काफ़ी लोग हैं कि जो सोच रहे हैं कि जेई के लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है तो नाटा का तो ऑलरेडी डन हो गया है, तो ऐसा नहीं है। जेई और नाटा का भले ही टॉपिक्स काफ़ी सिमिलर हो, भले ही आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड रीजनिंग आपने जेई के लिए भी पढ़ा है, लेकिन नाटा के लिए आपको अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों के लिए, राइट। आप ऐसे सोच के नहीं जा सकते कि भाई ठीक है हमारा तो हो जाएगा, हम तो बहुत लकी हैं, हमारा तो तुक्का लग ही जाएगा, हमारा तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। एग्जाम लक पे क्रैक नहीं होता है, एग्जाम मेहनत से ही क्रैक होता है और वो मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। गाइडेंस आप अगर लोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आपका एग्जाम 100% क्रैक हो, क्योंकि जो लोग गाइडेंस नहीं ले रहे हैं उनका वैसे ही मुझे खुद भी पता है। मैंने भी जब गाइडेंस नहीं लिया था तो मेरा भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया था, मैं भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि चलो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो गाइडेंस आप ज़रूर लो, क्योंकि अभी जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो बाद में जो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो और भी कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी इन्वेस्ट करके, और कुछ ना कुछ अलग आपको करना पड़ेगा बाकी लोगों से अगर आपको आगे निकलना है। तो तब से बेटर है कि आप अब कर लो, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पाओ और वहाँ पे आपको ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आपको बाद में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन SSAC, इफ़ यू वांट टू जॉइन स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, अगर आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, अब नाटा का जो भी टाइम बचा है उसमें एग्जाम क्रैक करना है या नेक्स्ट ईयर के लिए भी करना है, JBR के लिए या फिर नाटा के लिए, सो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। आप हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर लो, अपनी डेमो क्लास बुक करो, क्लास करके देखो। डेफिनेटली हम लोगों ने एग्जाम इसलिए नहीं दिया है ताकि हम मज़े करके आ सके, हम लोगों ने दिया ही इसलिए ताकि हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाए, बिकॉज मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी की क्या इंपॉर्टेंस है ना। एग्जाम सिर्फ मेहनत से क्रैक नहीं होता, स्ट्रैटेजी से भी क्रैक होता है। और जब मैं JBR टॉपर्स के साथ वीडियो बनाऊंगी ना अभी आगे, तब वो लोग आपको बताएंगे कि स्ट्रैटेजी की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो स्ट्रैटेजाइज करके प्रिपरेशन करना है ताकि 100% हमारा एग्जाम क्रैक हो। एंड इसके लिए आपको कुछ भी हम बोल दें आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आओ, क्लास करो, डेमो क्लास करो, अच्छा लगेगा तो यू कैन ज्वाइन एंड वी कैन टुगेदर स्टार्ट विथ आवर प्रिपरेशन। बाकी फारूक सर तो है ही, तो करा देंगे आपका एग्जाम क्रैक, और मिन्नी मैम आपका ड्राइंग का करवा देंगी, और रंजय सर आपको ओवरऑल गाइडेंस दे देंगे। तो बस भाई मिलते हैं डेमो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।